अच्छा लिखा हुआ है ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जीपीएल इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट जीटा. In this respect, GPL's technical department has worked out with the following projections or information. और फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुछ इन्फॉर्मेशन है. सवाल बोलते हैं कंप्यूट दी बिड प्राइस दैट जीपीएल शुड कोट इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ओनली ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो हम स्टार्ट पे आ जाते हैं सवाल के. पहली चीज जो लिखी हुई है वो है द ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज. 15 दिन में ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा. 15 दिन में ये ऑर्डर हमें कंप्लीट करना होगा. ठीक है जी. GPL has sufficient stock of required material to produce Zeta. Some of the relevant information is as follows. मटेरियल ए, बी और सी, तीन तरह के रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत होगी. एक हमें ज़रूरत होगी मटेरियल ए की, फिर हमें ज़रूरत होगी मटेरियल बी की, और फिर हमें ज़रूरत होगी मटेरियल सी की. ए के जो है ना वो 5000 किलो की ज़रूरत होगी, बी के 3000 किलो की ज़रूरत होगी, और सी के 2000 किलो की ज़रूरत होगी. ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनली यानी कि जब मैंने इसको खरीदा था, ओरिजिनल परचेज प्राइस का क्या मतलब है? कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो दी हुई है. करंट परचेज प्राइस दी हुई है, करंट डिस्पोजल प्राइस दी हुई है. हमने जो इनके नाम पढ़े हैं वो क्या नाम पढ़े हैं? जहां आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल परचेज प्राइस, उसका हमने नाम पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट. यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है करंट परचेज प्राइस, यानी कि अभी कितने का मिल रहा है, उसका हमने नाम पढ़ा था रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और ये जो करंट डिस्पोजल प्राइस लिखी हुई है इसका हमने रियलाइजेबल वैल्यू ये नाम पढ़ा था. ठीक है, तो हम ये नाम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Material A is used by GPL in many products and therefore sufficient stock is maintained. मटेरियल ए जो है वो कंपनी के रेगुलर इस्तेमाल में है. मटेरियल ए is used by GPL in many products and therefore sufficient stock is maintained. मटेरियल ए कंपनी के आम डेली इस्तेमाल में है. तो अगर मटेरियल ए कंपनी के आम या डेली इस्तेमाल में मौजूद है, मटेरियल ए अगर कंपनी के डेली इस्तेमाल में है, तो मटेरियल ए जो है उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी, है ना. यानी कि ये जो 5000 के जी है ये 200 पर वैल्यू होंगे. 5000 इंटू 200 इसकी लॉजिक हमें पता है. 5000 इंटू 200 इसकी लॉजिक हमने पूरी सीखी थी कि भाई अगर हम कोई चीज़ जो है हमारे रेगुलर यूज में है तो हम उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे क्यों वैल्यू करते हैं. मटेरियल बी हैज नो यूज अदर देन इन दी प्रोडक्शन ऑफ जीटा. बी का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीटा में, सिर्फ और सिर्फ जीटा में इस्तेमाल होगा, और कहीं इसका इस्तेमाल है ही नहीं. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये यहाँ इस्तेमाल कर दिया तो मैं और खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा. तो इसका मतलब अगर मैं और नहीं खरीदूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई यहाँ पर इस्तेमाल अगर कर लिया तो क्या नहीं कर पाऊंगा, इसको 135 में बेच नहीं पाऊंगा, और इसके 135 रुपए के हिसाब से जो पैसे कमा सकता था वो कमा नहीं पाऊंगा. तो मैं इसको इसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करूंगा. मटेरियल बी को मैं रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करूंगा, क्योंकि अगर ये रेगुलर यूज में चीज नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू पर मेजर नहीं करते हैं. इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स, डिस्पोजल प्राइस देख लीजिए. C के the stock of material C was purchased several years ago for another project. It can only be used in the production of Zeta. Otherwise, it will have to be disposed of at a cost of rupees 10 per kg to meet environmental legislation. अब C के बारे में वो ये कहता है कि देखो C जो है ना वो कोई ऐसा मटेरियल है जो आपके पास अगेन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है. C जो है ना वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है. ठीक है, जीटा पर इस्तेमाल हो सकता है, जीटा पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर मैंने जीटा पर इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैंने इसको जीटा पर इस्तेमाल नहीं किया
तो मुझे ये 2000 केजी फेंकना पड़ेगा, और इसकी कोई डिस्पोजल प्राइस नहीं है, बल्कि आगे बोलता है द स्टॉक ऑफ मटीरियल सी वॉज परचेज सेवरल ईयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। मटीरियल सी जो है वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए बहुत पहले खरीद लिया था। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ जीटा, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीटा की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। Otherwise, it will have to be disposed of at a cost of ₹10 per kg to meet environmental legislation। यानी कि अगर मैंने इसको जीटा पर इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैंने इसको जीटा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर ये जीटा पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसको फेंकना पड़ेगा। और जब मैं इसको फेंकूंगा तो मुझे फेंकने के लिए $10 पर केजी पे करना पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? ₹10 पर केजी पे करना पड़ेंगे, पैसा उल्टा देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा तो मुझे ₹10 पर केजी नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि मेरी 20,000 की बचत हो जाएगी। ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं किया तो फेंकना पड़ेगा तो 20,000 का खर्चा होगा। अगर इस्तेमाल कर लिया तो फेंकना नहीं पड़ेगा तो खर्चा नहीं होगा। तो ये मेरी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। मेरे लिए यहाँ पर इस्तेमाल करने से इससे फायदा आ रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल करने से इससे फायदा आ रहा है। ठीक है, तो ये मटेरियल की टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है भाई। सर ये समझाने जीटा का दोबारा ऑर्डर नहीं अरे तो नहीं लिखा बेटा। इस स्पेसिफिक एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जब हम इस स्पेसिफिक एक ऑर्डर की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि आगे स्पेशल ऑर्डर वापस से आए ना आए, ये हमारी क्या कहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आगे ऑर्डर आएगा या नहीं, हम इस स्पेसिफिक ऑर्डर का सोचते हैं ना। ठीक है, हम इस स्पेसिफिक ऑर्डर का सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि जीटा ये रोज रोज बनाता है। ग्लोबल Limited is in the process of preparing bid document for a special order of 5,000 units of a new product Zeta। समझ रहे हो? तो ये वन टाइम ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद फिर लेबर पर आ जाता है। The production of Zeta will require number 1 800 skilled labor hours at ₹200 per hour। Presently 1440 labor hours remain idle during each month। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए स्किल्ड लेबर। अच्छा, स्किल्ड लेबर का क्या हिसाब है? स्किल्ड लेबर के बारे में लिखा हुआ है 800 स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए होंगे एट ₹200 पर आवर, और उनको ₹200 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये इसकी पेमेंट की टर्म्स है। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। 1440 घंटे आइडल है। आइडल का क्या मतलब है? आइडल का मतलब ये है कि 1440 घंटे के लिए पूरे महीने में लेबर फारिग होगा, यानी कि कहना शायद सवाल ये चाह रहा है कि उसकी इसको पेमेंट हुई होगी लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा। तो अगर मैं इनको बोलूंगा फारिग वक्त में भी काम कर दो, तो क्या मेरी जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा जाएगा? नहीं, मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा। सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑर्डर कितने दिन का है? ये ऑर्डर है 15 दिन का। और ये 1440 घंटे कितने टाइम के हैं? ये 1440 घंटे हैं पूरे महीने के। 1440 घंटे जो है ना वो पूरे महीने के हैं। 1440 घंटे पूरे महीने के। तो हम अगर एज्यूम करें कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1440 पूरे महीने के हैं, तो 15 दिन के 720वें, 15 दिन के 720वें, क्योंकि ऑर्डर तो मुझे 15 दिन में पूरा करना है। तो स्किल्ड लेबर की मुझे जो कॉस्ट पड़ेगी ना वो कितनी पड़ेगी भाई? 800 घंटे ऑर्डर पे लगाने थे। पहले जो 720 घंटे उसका तो कोई पैसा देना ही नहीं है, 800 घंटों में से पहले 720 घंटों का कोई पैसा देना ही नहीं है। 800 घंटों में से पहले 720 घंटों का कोई पैसा देना ही नहीं है। 800 घंटों में से पहले 720 घंटों का तो कोई पैसा देना ही नहीं है। तो मुझे जो पैसा देना है वो सिर्फ 80 घंटे का 200 के हिसाब से 16,000 देना है। सही है। इसके बाद आ जाते हैं अनस्किल्ड लेबर पर। 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स व्हिच कैन बी हायर्ड एट ₹120 पर आवर। ये तो बड़ा सिंपल है, 250 घंटे अनस्किल्ड लेबर से काम करवाने, 1 घंटे के 120 करता है। ठीक है। फिर आ रहा है 150 machine hours if the machine is not used for Zeta, it may be leased out at ₹4,000 per day।
अच्छा, लीज्ड आउट का क्या मतलब होता है कि मैं किसी को किराए पर दे सकता हूँ। तो वो बोलते हैं 150 घंटे मशीन के चाहिए होंगे, अगर मैंने इस मशीन को जीटा के लिए इस्तेमाल नहीं करा तो मैं इसको 4000 फी दिन किराए पर दे सकता हूँ। तो अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो एक तरह से मुझे 15 दिन के लिए मशीन चाहिए होगी, और 15 दिन के मुझे 4000 रुपए के हिसाब से जो मैं किराया कमा सकता वो नहीं कमा पाऊंगा। मैं जो 4000 रुपए के हिसाब से 15 दिन का जो किराया कमा सकता वो किराया नहीं कमा पाऊंगा, है ना। तो मुझे 60,000 जो किराया है उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। सही है भाई, ये आपके पास बुलेट नंबर 3 से बनने वाली अमाउंट आ गई। उसके बाद क्या है, जेपीएल एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर, यानी कि वो 400 को मल्टीप्लाई करता है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आर से, तो ओवरहेड्स की अमाउंट आती है based on normal capacity of 50,000 hours. Fixed overheads are estimated to be at 6 million. If JPL decides to produce Zeta, fixed overheads would increase by rupees 150 million, 150,000. ठीक है जी। वो ये बोलता है कि जेपीएल जो है ना वो अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करता है 400 रुपए पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर, पहली चीज। फिर उसने ये बोला कि बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 की नॉर्मल कैपेसिटी के साथ होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन, इसमें से 6 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। इफ जेपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस जीटा, अगर जेपीएल जीटा प्रोड्यूस करेगा तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो 1.5 लाख से इंक्रीज हो जाएंगे, 1.5 लाख से इंक्रीज हो जाएंगे। सही है ना। अब हमें ये मालूम करना होगा इस बुलेट से कि वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो कितने होने चाहिए। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारा जो कह लो कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है फिक्स्ड का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। देखो, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट 3 होते हैं, एक होता है टोटल, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारी 6 मिलियन है, फिक्स कॉस्ट हमारी 6 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 50,000। इसी तरह से ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आया होगा। ओवरहेड्स का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालते होगे, और ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आप 6 मिलियन को 50,000 यानी कि टोटल ओवरहेड्स को, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है उनको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी के आर से, तो मुझे पता चल गया कि फिक्स्ड जो मेरे खर्चे थे उसका ओएआर कितना है, 120। अच्छा, सवाल में जो ओवरहेड्स का रेट दिया हुआ है वो 400 दिया हुआ है, तो सर ये दोनों डिफरेंट कैसे आ रहे हैं। JPL absorbs overheads at ₹400 per skilled and unskilled labor hours based on normal capacity of 50,000 hours. Fixed overheads are estimated at 6 million. सर ये दोनों अलग क्यों आ रहे हैं बेटा, जब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड 6 मिलियन दिए हुए, उसको 50,000 से डिवाइड किया तो आपके पास ये ओएआर आ रहा है फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड कॉस्ट वाला। ये 400 इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी करती ये होगी कि इसमें वेरिएबल को भी शामिल कर देती होगी। वेरिएबल होते होंगे 280 पर आवर, वेरिएबल जो कॉस्ट होती होगी वो होती होगी 280 पर आवर, एक घंटे की 200। समझ रहे हो बात को, वेरिएबल जो कॉस्ट होती होगी वो 280 रुपए पर आवर होती होगी, एक घंटे की 200 होती होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने देखा कि भाई टोटल रेट कितना है 400, फिक्स के हिसाब से रेट कितना मतलब 120, तो वेरिएबल का रेट कितना होगा 200। तो अब हम यहाँ पर अगर वेरिएबल ओवरहेड्स को शामिल करें तो वेरिएबल ओवरहेड्स को हम इस तरह से शामिल कर सकते हैं कि 280 का रेट है मल्टीप्लाइड बाई कितने घंटे काम किया है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर ने 800 जमा 250, 1050 घंटे काम किया। क्लियर है बात, 800 जमा 250 यानी कि टोटल 1050 घंटे काम किया, और हर घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स 280 हैं। तो हमने 800 जमा 250 यानी कि 1050 को 280 यानी कि ओवरहेड्स के वेरिएबल ओवरहेड्स के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 294,000। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ, ये जो आगे लिखा हुआ है जेपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस जीटा फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय ₹150,000, क्या इस 150,000 को कंसिडर करेंगे। एक जगह पर तो हमने ये पढ़ा था कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को कभी भी कंसिडर नहीं करते, क्या इसको करें, क्या इसको करेंगे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब होता है इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड्स। इजाफी को तो हम अकाउंट फॉर करते हैं, अगर मेरे डिसीजन की वजह से कोई खर्चा इंक्रीज होगा चाहे वो फिक्स्ड हो तो वो अकाउंट फॉर होगा। फिक्स खर्चा तब अकाउंट फॉर नहीं होता जब वो इंक्रीज ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी अकाउंट फॉर कर लिया। 5 में लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय ₹100,000। अगेन ये इंक्रीमेंटल जनरल एडमिन कॉस्ट है,
जनरल एडमिन कॉस्ट है, और ये है हमारी इंक्रीमेंटल जनरल एडमिन कॉस्ट 100,000, ये भी आ गई। ठीक है, उसके बाद द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जेपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। क्या इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जीटा। प्रोडक्ट जीटा की फिजिबिलिटी बनाने के लिए 20,000 रुपए जो है वो आपकी जेब से लग गए। अब देखो, ये जो हमारी कॉस्ट कहलाती है ये संक कॉस्ट कहलाती है, और इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, ये हमारे पास कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो? संक कॉस्ट को कभी भी हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, ये एक पास्ट कॉस्ट होती है, और ये वो कॉस्ट होती है जो आपने इनकर ऑलरेडी कर दी होती है। आप यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट था जीपीएल का, उसने 20,000 की कॉस्ट इनकर कर दी। अब ऑर्डर एक्सेप्ट हो या ऑर्डर एक्सेप्ट ना हो, वो खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर एक्सेप्ट हो या ऑर्डर एक्सेप्ट ना हो, वो खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो। सर इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जाम्पल से समझा दें, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दें। तो देखो, मैं एक चीज आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट से आप यूं समझ लो कि लेट से आप सोलर पैनल जो है ना, सोलर पैनल बनाकर जो है ना वो घर घर बेचते हो। ठीक है ना? आपके पास एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने आपको जो है ना वो फिजिबिलिटी बनाने का बोला भाई मेरा घर इतना, इतने फ्लोर का, इतने पंखे हैं, इतनी लाइटें हैं, इतनी बिजली लगती है, ये है वो है, एक्स वाई जेड सब बता दिया उसने। उसने बोला यार मुझे एस्टिमेट दो, मुझे एस्टिमेट दो कि मेरे घर पर जो सोलर पैनल अगर मैं लगाऊंगा ना तो कितने का पड़ेगा। तो आपने क्या किया? आप कोटेशन दोगे ना, आप कस्टमर को क्या बोलोगे? आप कस्टमर को बोलोगे भाई मुझे 1 दिन दो, 2 दिन दो, मैं हिसाब किताब करूंगा, इंजीनियर के साथ बैठूंगा, ये देखूंगा वो देखूंगा, पंखे कितने, लाइटें कितनी है, कितना बिजली चाहिए होगी, आपको बैकअप चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजें कर मैं आपको एस्टिमेट बनाकर दूंगा। अब जब ये सोलर पैनल वाले एस्टिमेट बनाकर देगा तो लेट से इसकी जेब से जो है ना वो 10,000 रुपए लग गए। भाई 10,000 रुपए लग गए, किस तरह से लगे? भाई लेट से कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था जिसने अपना सोलर पैनल का एस्टिमेट लगवाया, तो उसने जो है वो सोलर पैनल वाले ने बोला हम आपकी जगह विजिट करेंगे, मैंने इंजीनियर को भेजा, इंजीनियर ने जो है आगे पीछे जाकर जो है सारी चीजें देखी, ये देखा वो देखा, एक एस्टिमेट बनाकर दे दिया। सही है ना? एस्टिमेट बनाकर दे दिया, और उस एस्टिमेट को बनाने के लिए जो पैसे लगे ना, एस्टिमेट को बनाने के लिए लगे। फिर मैं कस्टमर के पास गया, कस्टमर को मैंने बोला यार ₹5 मिलियन में आपका हम काम कर देंगे। ठीक है ना? ये आपने कस्टमर को क्या बोला? ये कस्टमर को आपने सेलिंग प्राइस बोली, आपकी सेलिंग प्राइस है ना। बात समझ रहे हो? भाई तुमने एक इंजीनियर भेजा, इंजीनियर ने 10,000 रुपए लिए, साइट विजिट करी, देखा भाई कितने पंखे, कितनी बत्तियां हैं, कितने एसी हैं, कितने इन्वर्टर हैं, क्या क्या चाहिए होगा, और उसने एक एस्टिमेट बना कर दिया, एक पर्चे पे लिख कर दिया। भाई पर्चा पर्चा बनता है ना, एक कोटेशन बनती है, पर्चे पर उसने सारी चीजें मेंशन करी, ये इतना है, वो इतना है, ये इतना लगेगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। अब तुम कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने बोला, कस्टमर को तुमने बोला भाई 50 लाख का खर्चा है, 50 लाख का खर्चा है, सेलिंग प्राइस है 50 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस है 50 लाख रुपए, यानी कि मैं 50 लाख में आपके पूरे प्रेमिसेस पर सोलर पैनल लगा दूंगा। तो ये आपकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की वैल्यू है, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। सही है ना? यानी कि अगर कस्टमर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, अगर कस्टमर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो मुझे 5 मिलियन रुपए मिलेंगे, ऐसा ही है? अगर कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो मुझे 5 मिलियन रुपए मिलेंगे, ऐसा ही है? अच्छा, आप जरा गौर से सुनना। मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट है ना वो 4 मिलियन लग जाएगी, मुझे पता है मेरी जो कॉस्ट है ना वो 4 मिलियन लग जाएगी, यानी कि ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। क्या करूंगा मैं? अगर कस्टमर हाँ बोलते हैं हाँ भाई आ जाओ सोलर पैनल लगा दो, लगाऊंगा या नहीं? लगाऊंगा या नहीं? लगाऊंगा या नहीं? लगा दूंगा ना। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि 1 मिलियन रुपए बच रहा। जल्दी बताओ यार, 1 मिलियन रुपया बच रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें जो है ना, इसमें एस्टिमेट वाली कॉस्ट नहीं है, हाँ 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, इसमें ऊपर वाले 10,000 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें ऊपर वाले 10,000 शामिल नहीं है। सही है ना? इसमें ऊपर वाले 10,000 शामिल नहीं है। बात गौर से सुनना है, इसमें ऊपर वाले 10,000 शामिल नहीं है।
तो मैं ये कहूंगा यार 50 लाख मिल रहे हैं, 40 लाख का खर्चा है, हाँ बोल दो। 50 लाख मिल रहे हैं, 40 लाख का खर्चा है, हाँ बोल दो, है ना। अच्छा अब मुझे बात बताओ, अगर मुझे पता चले मेरा खर्चा 41 लाख लगेगा, 4.1 मिलियन लगेगा, फिर भी हाँ बोल दूंगा, जल्दी से बोलो, हाँ जी यस, हाँ जी यस बोल दूंगा। अच्छा अगर मुझे बताओ मेरा खर्चा मुझे यूं लगे कि 4.5 मिलियन लगेगा, हाँ बोल दूंगा या नहीं, हाँ बोल दूंगा या नहीं, हाँ बोल दूंगा। अच्छा मुझे बताओ अगर मेरा खर्चा मुझे यूं लगता है 4.9 मिलियन लगेगा, हाँ बोल दूंगा या नहीं, हाँ बोल दूंगा या नहीं, बिल्कुल बोल दूंगा। क्यों? लाख रुपए बच रहे हैं, फाइनेंशियली लाख रुपए बच रहे हैं। 50 लाख का काम किया, 49 लाख का खर्चा है, फिर भी लाख रुपए बच गए। अच्छा अगर मैं तुम्हें यूं बोल दूं कि तुम्हारे 4 लाख और 49 लाख और 80,000 लगेंगे, हाँ बोल दोगे या नहीं? फाइनेंशियली तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना, हाँ बोल देंगे या नहीं, हाँ बोल देंगे या नहीं, बिल्कुल हाँ बोल देंगे। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे 20,000 रुपए बच रहे हैं, 20,000 रुपए बच रहे हैं, 20,000 रुपए बच रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ अगर लेट से फाइनेंशियली 4,99,000 और 49,95,000 का खर्चा हो, हाँ बोल दोगे या नहीं, हाँ बोल दोगे या नहीं, नहीं बोलोगे, हाँ क्यों नहीं बोलोगे भाई, हाँ हाँ बोलना पड़ेगा तुम्हें, हाँ बोलोगे ना भाई, 50 लाख मिल रहे हैं, हाँ भाई हसनैन ना क्यों बोलेंगे भाई, ना क्यों बोलेंगे, हाँ ही बोलेंगे ना यार। देखो अगर हम हाँ बोलते हैं, हम हाँ बोलते हैं, अब देखो, अब जरा हसनैन जरा, अब जरा जो है ना दिमाग हाजिर रखना है। दो चीजें हैं हसनैन, तुम हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, दो चीजें हैं, तुम हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। अगर मैं हाँ बोलूंगा तो 50 लाख आए, हाँ या नहीं हसनैन जल्दी बताओ। अगर मैं हाँ बोलूंगा तो 50 लाख आएंगे, आएंगे। जाएगा क्या? सर जाएगा 4,995,000, और वो जो पहले करा था, वो पहले करा था, वो पहले जो करा था, वो जो पहले खर्चा करा था वो भी जाएगा, यानी कि टोटल जा रहे होंगे इतने। तो सर ये तो नुकसान है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा था आपको ना बोल दो, ठीक है ना। 4,99,5,000 और अरे यार ये क्या हो गया, सही है हाँ, ठीक है भाई। तो हसनैन ये कहता है सर आपकी जेब से तो 5 मिलियन और 5,000 लग रहे हैं और 5 मिलियन आ रहे हैं, तो आपको तो ना बोलना चाहिए, आपको तो 5,000 का नुकसान हो रहा है। मैं हसनैन को ये बोलता हूँ अगर तुम ना बोलोगे तो कुछ आएगा तो नहीं, लेकिन 10,000 जाया गया, चला तो गया है ना ऑलरेडी, तो तुम्हें 10,000 का नुकसान होगा। तो मुझे बताओ 5,000 का नुकसान करना बेहतर है या 10,000 का नुकसान करना बेहतर है? समझे? देखो अगर मैं हाँ बोलूंगा तो नुकसान तो फिर भी हो रहा है, लेकिन 5,000 का हो रहा है। अगर मैं ना बोलूंगा तो नुकसान हो ही रहा है, 10,000 का हो रहा है। तो इसी तरह से अब बात समझ में आई, इसी तरह से इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी जो संक कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट होती है। यानी कि मैं डिसीजन लेते वक्त जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो दो चीजें कंपेयर करता हूँ वो ये करता हूँ कि भाई अब जो हुआ, कोटेशन के लिए पैसे दिए, जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया, अब जो नया आएगा और नया जाएगा उसमें से क्या हिसाब चल रहा है। अगर नया आएगा 50 लाख और जाएगा 49,95,000 तो डन कर दो, यस कर दो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अगर जो नया आएगा और नया जाएगा उस हिसाब से चलोगे तो हाँ बोलना चाहिए। हाँ अगर मैं ना बोलता तो मुझे तो वो 10,000 पूरे नुकसान में चले जाते। तो इसीलिए जब हम अपने डिसीजंस लेते हैं ना, तो हमारी अगर कोई प्लानिंग की कॉस्ट है जो हमने पास्ट में पहले ही इनकर कर दी है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट होती है। देखो यहाँ पर मैंने ये किया ना, मैंने इन दोनों को कंसिडर करना है या कंपेयर करना है, मुझे इसको थोड़ी कंसिडर करनी है। बात समझ में आई? तो वो हमारे लिए ऑलरेडी वो चीज इररिलेवेंट हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली कॉस्ट नहीं होगी। और अब मैं आप लोगों को अगर आपका टोटल खर्चा बताऊं तो एक ये मटेरियल का खर्चा आ रहा था, बड़ा अच्छा सवाल था ये, आपने रिवाइज करना है घर पे। ये था दूसरा खर्चा और ये था तीसरा खर्चा, ये टोटल वैल्यू आ गई। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, लिखा हुआ है कंप्यूट दी बिड प्राइस दैट जीपीएल शुड कोट if it wants to earn a profit based on relevant cost only of 20% of selling price। ये तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है ये तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है। ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ रही है। उसने बोला था कि आपको सेलिंग प्राइस का 20% जो है ना वो प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस 80% है, तो 80 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2543750 आपका फाइनल आंसर आ रहा है, 2543750। क्लियर हो गया भाई?